गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तानी आर्मी में कट्टरपंथियों के हस्तक्षेप की बात कई मौक़ों पर सामने आती रही है। सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक को पाकिस्तान को कट्टरपंथ के रास्ते पर धकेलने वाले शासक के तौर पर याद किया जाता है। मौजूदा आर्मी चीफ असीम मुनीर अक्सर अपने भाषणों में धर्म का जिक्र करते हैं। मुनीर टू नेशन थ्योरी की बात मंचों से कह चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी खुद जिस धार्मिक कट्टरता से घिरी है, उसी का आरोप उसने भारत की सरकार और सेना पर लगाया है। पाक आर्मी की ओर से कहा गया है कि भारत में हिंदुत्ववादी विचारधारा पूरी तरह से हावी है। साथ अमेरिका से भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील भी मुनीर के अफसर की ओर से की गई है। पाकिस्तानी आर्मी के मीडिया विंग के डीजी जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत में सेना सहित तमाम सरकारी संस्थाएं चरमपंथी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है। एक जर्मन न्यूज़ आउटलेट को दिए साक्षात्कार में चौधरी ने कहा कि भारत में चरमपंथ पूरी तरह से हावी हो चुका है। भारत की सरकार और दूसरी संस्थाओं के साथ साथ सेना भी हिंदूवादी विचारधारा से घिरी है। पाक सैन्य अफसर ने भारत से विवाद पर कहा कि मई में केवल युद्धविराम हुआ है। पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष अब भी जारी है। इसकी वजह कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान में भारत की ओर से आतंकवाद को फंडिंग और दिल्ली की हिंदुत्ववादी मानसिकता से बढ़ता उग्रवाद है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जरूरी है कि वो अपनी मध्यस्थता के जरिए भारत को यह एहसास दिलाए कि अहंकारी रवैया नहीं चल सकता है। चौधरी ने भारत पर गंभीर आरोप मढ़ते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोई उग्रवाद नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसके पीछे भारत है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर आतंकवादी घटना के पीछे भारत का समर्थन और उसकी सह है। पाकिस्तान ने इसके सबूत भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिए हैं। चौधरी से सवाल हुआ कि पाकिस्तान के किसी पश्चिमी सहयोगी ने भारत से आतंकवाद को समर्थन मिलने पर उसके रुख का समर्थन क्यों नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के पास सूचना और दुष्प्रचार का एक बड़ा तंत्र मौजूद है। इसका फ़ायदा उसको मिलता है, लेकिन पश्चिम को यह स्वीकार करना होगा कि भारत एक आतंकवाद प्रायोजित देश है। चौधरी ने इस दौरान कहा कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। वहीं अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के उत्पीड़न के मामले में भारत में बढ़े हैं। चौधरी ने कहा कि कश्मीर में 10 लाख भारतीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। किसी भी घर की कभी भी तलाशी ली जा सकती है। ये दिखाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये बात करें सऊदी अरब और पाकिस्तान की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक रक्षा समझौते ने ईरान को टेंशन में डाल दिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस समझौते के जरिए पाकिस्तान को फंसा दिया गया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब का उद्देश्य यमन के युद्ध में पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है, जिससे ईरान का भड़कना तय है। बुधवार को इस समझौते के बारे में कहा जा रहा है, यह इस जटिल क्षेत्र में रणनीतिक समीकरण बदल सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुधवार को रियाद में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता कहता है कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। हूथियों को लेकर ईरान सतर्क है। हालांकि इस समझौते के बाद ईरान की टेंशन सबसे ज़्यादा यमन को लेकर है। यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों का राजधानी सना समेत देश के बड़े हिस्से में नियंत्रण है। हूथियों को हटाने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब देशों का गठबंधन बनाया गया था, लेकिन एक दशक से ज़्यादा की लड़ाई के बाद भी ये अपने लक्ष्य में नाकाम रहा। फिलहाल हूथियों और सऊदी अरब के बीच युद्धविराम संधि है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह कभी भी समाप्त हो सकता है। हूथी मामलों के एक एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि इस समझौते से सऊदी अरब का उद्देश्य यमन से लड़ना है। ऐसे में अगर सऊदी और यमन में युद्ध शुरू होता है तो पाकिस्तान को समझौते के तहत इसमें मजबूरन शामिल होना पड़ेगा। इसके पहले सऊदी अरब ने 2015 में भी पाकिस्तान को यमन युद्ध में शामिल करने की कोशिश की थी। उस दौरान विपक्ष के नेता और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इसका कड़ा विरोध किया था। आखिरकार तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार ने इसमें न जाने का फैसला किया। पाकिस्तान के यमन युद्ध से दूरी बनाए रखने के पीछे ईरान है। ईरान हूथी विद्रोहियों को हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक उपलब्ध कराता है। ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी गठबंधन में शामिल होना तेहरान को नागवार गुजरना तय है। ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों के बीच सीमा पार आतंकवाद को लेकर हाल के महीनों में तनातनी देखने को मिली है। ऐसे में पाकिस्तानी सऊदी रक्षा गठबंधन को ईरान अपने लिए खतरे के तौर पर देख सकता है। लंबे समय से सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के साथ संबंधों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गाज़ा युद्ध ने इस क्षेत्र को उथल पुथल कर दिया है। इसी साल जून में इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। उस दौरान इसराइल द्वारा अरब देशों के एयर स्पेस के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। ऐसे में सऊदी के साथ पाकिस्तान का रक्षा समझौता तेहरान की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस बीच एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि भारत के साथ भी संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने ब्रिटिश आउटलेट द गार्डियन से कहा, भारत के साथ हमारे संबंध पहले से ही अधिक मजबूत हैं। हम इस संबंध को आगे बढ़ाते रहेंगे और क्षेत्रीय शांति में हर संभव योगदान देने का प्रयास करेंगे। ये और तफ्तीश से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बारे में बात करें। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते SMDA पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार किसी भी एक देश पर हमला दूसरे पर माना जाएगा। हालांकि इसमें उनके समर्थन में सैन्य बल का प्रयोग करने का कोई दायित्व स्पष्ट नहीं किया गया है। पाकिस्तान के लिए इसे गेम चेंजर समझौता बताया जा रहा है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया है,
दोनों देशों के संयुक्त बयान के अनुसार इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित किया जाएगा। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में सैन्य विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया कि सऊदी अरब हाल ही में कतर पर हुए इजरायली हमले को रोकने में अमेरिका की असमर्थता या इनकार से डर गया था। कतर अमेरिका का एक प्रमुख सुरक्षा सहयोगी है और इस देश में एक प्रमुख अमेरिकी एयरबेस भी मौजूद है, जहाँ हजारों सैनिक और थार्ड पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम भी तैनात हैं। ऐसे में सऊदी अरब को कोई ऐसा सहयोगी चाहिए था जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। पाकिस्तान में ऐसे सारे गुण मौजूद हैं, क्योंकि यह देश कंगाली की दहलीज पर खड़ा है और उसके पास सेना और आतंकवादियों को बेचने के अलावा कुछ भी नहीं है। आतंकवादियों को कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए वो अपने सैनिकों को किराए पर दूसरे देशों को दे रहा है। सऊदी अरब कथित तौर पर परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान का पुराना सैन्य साझेदार है। उसने अतीत में कई बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद भी की है। दोनों देश अपने घनिष्ठ संबंधों के जरिए इसराइल को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। दोनों देश सिर्फ इस्लाम के नाम पर इसराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं, जबकि दोनों अपने साझा दुश्मन से हजारों मील दूर स्थित हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक सैन्य सहयोगी के रूप में देखा है, जिससे साझा हित जुड़े हुए हैं। शंका जताई जा रही है कि सऊदी अरब भविष्य में भारत के साथ किसी भी टकराव में पाकिस्तान का समर्थन करेगा। संभवतः सऊदी अरब तब तक भारत को तेल की आपूर्ति रोक देगा जब तक कि पाकिस्तान के साथ उसकी शत्रुता समाप्त न हो जाए। अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में सऊदी अरब किसी भी कीमत पर अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा और कुछ हद तक पैसों से पाकिस्तान की मदद जरूर कर सकता है। सऊदी के सभी हथियार विदेशों, खासकर अमेरिका से आयातित हैं। ऐसे में यह बिना अमेरिकी मंजूरी के इन हथियारों को पाकिस्तान को सौंप नहीं सकता है। पाकिस्तान ने कभी कभार तनाव बढ़ने पर ही इसराइल की आलोचना की है। उसने कभी भी इसराइल को विश्वसनीय रूप से सैन्य धमकी नहीं दी है। पाकिस्तान के पास भले ही परमाणु बम है, लेकिन वो ये जानता है कि इसराइल भी ऐसी ताकत रखता है। वास्तविकता यह है कि इसराइल के पास परमाणु बम है और उसे डिलीवर करने की मिसाइलें पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस और शक्तिशाली हैं। दूसरी बात यह है कि इसराइल दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका का शागिर्द है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भूलकर भी इसराइल पर परमाणु हमला करता है तो इसे जिन्ना के सपनों वाले देश के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। सऊदी अरब और भारत करीबी व्यापारिक साझेदार है। भारत सऊदी तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। दोनों देश इसराइल के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC का हिस्सा है, जिसकी घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, लेकिन इसे गाजा युद्ध की समाप्ति तक स्थगित कर दिया गया है। 2023-24 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार 42.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। सऊदी अरब भारत के लिए तेल का एक प्रमुख स्रोत है, जबकि भारत सऊदी अरब को खाद्यान्न का सबसे बड़ा ज़्यादा निर्यात करता है। दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है। आइए बात करें अमेरिका की। अमेरिका ने ईरान के चाबार पोर्ट को लेकर एक बड़ा झटका दिया है। इसके तहत ट्रंप प्रशासन ने ईरान के चाबार पोर्ट से जुड़ी छूट को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिससे इस रणनीतिक बंदरगाह पर काम कर रहे देशों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे में इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों पर भी होगा। कारण यह है कि भारत लगातार इस पोर्ट को विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता थॉमस पिगाट ने कहा कि ईरानी शासन को अलग थलग करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति के अनुरूप उसने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण सहायता और आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता और प्रसार रोधी अधिनियम IFCA के तहत 2018 में जारी प्रतिबंध अपवाद को रद्द कर दिया है। यह फैसला 29 सितंबर से प्रभावी होगा। बयान में आगे कहा गया कि एक बार प्रतिबंध प्रभावी होने के बाद जो भी लोग चाबार बंदरगाह का संचालन करते हैं या IFCA में वर्णित अन्य गतिविधियों में शामिल होते हैं, वे IFCA के तहत प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं। बता दें कि भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबार फ्री जोन के माध्यम से 24 दिसंबर 2018 से चाबार बंदरगाह का संचालन कर रही है। 2018 में अमेरिका ने चाबार पोर्ट पर छूट दी थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान को सहायता भेजने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद भारत ने इस पोर्ट के जरिए 2023 में अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं और 2021 में ईरान को पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक भेजे थे। लेकिन अमेरिका की अधिकतम दबाव नीति के तहत छूट को खत्म किया जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी कि 2021 में अमेरिका की सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई थी। इसके बाद से अमेरिका की अफगान नीति में भी बदलाव आया है। चाबार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। ऐसे में भारत और ईरान मिलकर इस पोर्ट को विकसित करें ताकि अफगानिस्तान मध्य एशिया तक व्यापारिक संपर्क को बढ़ाया जा सके। बीते साल 13 मई 2024 को भारत ने इस पोर्ट को 10 साल तक ऑपरेट करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। गौरतलब है, इससे काफ़ी पहले भारत ने चाबार पोर्ट का प्रस्ताव 2003 में रखा था, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जोड़ने वाले एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सके। इसके लिए भारत, ईरान और रूस मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC कहा जाता है। ये करीब 7,200 किलोमीटर लंबा सड़क, रेल और समुद्री मार्ग है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल
of Mind, News, Views and Analysis by Prakash.